हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल यानी कि आज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग टैक्सेशन जो है, कराधान जो है टॉपिक्स है, उसको आज हम जो है सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और जानेंगे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, ये सारे चीज़ की आज जानकारी हम सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है टैक्स देता है किसी न किसी रूप में। तो देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक तरीके का वह कर है जो जो किसी वस्तु पर, जैसे कि आप कोई वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु पर जो आय, सामान एक जगह से दूसरे जगह आता है तो उस पर सरकार क्या लगाती है, उस पर कुछ मूल भाड़े लगाते हैं, तो वो कर के रूप में होता है। तो वही जो है हमें कर के रूप में, सामान तो जितने रुपए का है वो तो है, उस पर कुछ एक्स्ट्रा जो है पैसे जब दिया जाता है, हम लोग देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टैक्स होता है। ठीक है। तो टैक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। आयकर क्या है कि जैसे आप हैं और आपकी जो संपत्ति है उस पर क्या है कि सरकार इस पर कर जो है लगा सकती है। अब इसके लिए अलग अलग जो है हर साल के जो है कितना होना चाहिए इनकम, उस पर कितना कर लगाना चाहिए, हर साल का अलग होता है। संपत्ति कर क्या है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, धन है, ठीक है, और वो कई जगहों पर है, तो वो टोटल जो है अगर सरकार को पता चलती है तो वो क्या करता है, इस संपत्ति पर भी आपको कर देना पड़ेगा। उपहार कर क्या है, अगर आप किसी को, मान लेते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप चाहते हैं कि जैसे शादी में, विवाह में, किसी में भी आप उपहार देते हैं, ठीक है, तो उस पर जो है सरकार कुछ छूट दी है कि अगर आप 50,000 तक का अगर आप दान करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आप करते हैं तो उस पर क्या होगा, आपको टैक्स सरकार लगा देगी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स वह है अगर हम किसी वस्तु को लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या है, सरकार को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस पर क्या करती है, अपने अनुसार उस पर क्या करती है, टैक्स लगाती है, और उसे जो है सामान के द्वारा जो है राज्य सरकार को पहुंचती है और राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को देती है, यानी इनडायरेक्ट रूप में उसे पहुंचता है, डायरेक्ट रूप में नहीं पहुंचता। डायरेक्ट रूप में ये सब सारी चीज़ पहुंचते हैं। जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं, हाँ, जो हमारी बेसिक सैलरी है उससे ज़्यादा अगर आपकी आय हो रही है तो उस पर आपको क्या करेगी, सरकार टैक्स लगा देगी। ठीक है। तो ये चीज़ है। या आप कहीं से अन्य स्रोतों से अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है, ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी, आपके ऊपर टैक्स लगाती है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको जानना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार जो है एक नियम बनाई हुई है, धारा 80G के अंतर्गत छूट। यह जो है 10 पॉइंट है, जिसमें अभी हम 8 ही पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो ये 10 जो पॉइंट है, इसमें ये जो नियम बनाया है सरकार, जो है क्या कही है, नियम बनाई है। नियम में जो है पहला जो हमारा है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल कोविड-19 चला, बहुत बड़ी महामारी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जो है अपना जो भी दान है उन्होंने दिया। तो उस पर जो आपकी आय है, टोटल आय है, आपकी वार्षिक आय है, उसमें से अगर आप कुछ देते हैं सरकार को, प्रधानमंत्री को, तो उसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आपके पास 5 लाख रुपए आय है, वार्षिक आय, या 10 लाख रुपए है, अगर उसमें से आप 1 लाख रुपए दे देते हैं, 50,000 रुपये राष्ट्रीय राहत कोष में, तो जो आपकी सकल आय है उसमें से क्या होगी, उतना रुपये घट जाएगी। उतना घटने के बाद तब आपको टैक्स सरकार को देना होगा। ठीक है। तो यह जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कितना, अगर आप कोई अगर देते हैं, ठीक है, कोई मतलब उनके कोष में देते हैं, जैसे महामारी, कोई भी महामारी आ गई या बाढ़ आ गया, अगर आप इसमें देते हैं अपना जो है आय,
तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सकल आय है उसमें घटा करके तब जो है आपको कर देना होता है, मतलब कि जो आप दे देते हैं उसमें आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। परिवार कल्याण राहत कोष, यह भी जो है क्या है, परिवार अगर मान लेते हैं आप गांव में है, हाँ शहर में है, अगर आप किसी को जो है सुरक्षा दे रहे हैं किसी के परिवार के, ठीक है, समाज में, तो उसमें भी क्या होगा, आपको 100% छूट दिया जाएगा। राष्ट्रीय सैनिक कल्याण कोष, देखिएगा हमारे सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पर काम करते हैं, हाँ उनको जो है टैक्स के रूप में जितने भी पैसे आते हैं उनको सरकार जो है उसी के अनुसार इन्हें सैनिकों को जो है पैसा देती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है और आप जो है सैनिकों के लिए जो है कल्याण कोष में जो है आप देना चाहते हैं दान, तो उसमें अगर आप देते हैं तो उसमें आपको कोई भी जो है टैक्स नहीं लगे, 100% आपको छूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष सेम वही है, मगर ये कब से लागू हुआ है, 1/4/1999 से जो है लागू हुआ है। अगर इसमें भी आप दान करते हैं तो 100% आपको छूट मिलेगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है उसी प्रकार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि हर स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गया, कोई महामारी आ गई, तो क्या होता है कि उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं, राहत कोष बनता है और उसमें आप जो है दान दे सकते हैं। अगर आप दान देते हैं तो जो आपकी आय है उसमें से आपकी घट करके जो आपका होगा फिर उसमें आपको टैक्स देना होगा। हाँ, जो आप दे देंगे उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 100% सरकार आपके लिए छूट दी है। राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय कोष 100% है। जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष जो है इनका एक स्मारक कोष बना हुआ है, अगर उसमें आप दान करते हैं तो उसमें आपको 50% जो है छूट मिलेगा, इसमें 100% छूट नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोष, ये भी अगर स्मारक ट्रस्ट है, ठीक है, इसमें भी अगर आप दान करते हैं तो ये जो है 50% आपको छूट मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रहना होगा, अगर आपको ये याद है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हर साल का जो है वित्तीय वर्ष जो हमारा अकाउंटेशन ऑफ इनकम टैक्स होता है, ये कब से कब जो है गणना की जाती है, काउंट किया जाता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए। जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे इस साल अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 2021 लगाए तो 2022 में 31 मार्च को यह जो है 1 साल हो जाएगा और यह जो है इसका जो है काउंट किया जाता है 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल में जितनी आपकी आय होगी उस आय का आपको टैक्स देना होता है। तो ये आपका वित्तीय वर्ष है, आपको याद रखना होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। हर साल का वित्तीय वर्ष इनकम टैक्स अलग अलग होता है, सरकार अपने से जो है निर्धारित करती है। तो यहाँ पर देखिए हमने वित्तीय वर्ष 2013-14 का लिया है, ताकि 13-14 से ही रिलेटेड अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो आपको यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब वित्तीय वर्ष क्या है 2013-14 का, देखिए अगर आपके पास 2 लाख रुपए है, मान लेते हैं वार्षिक आय आपके पास अगर 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख अगर रुपए है तो सरकार आपके लिए क्या की है, कर मुक्त कर दी, यानी कि आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब सरकार नियम क्या लगाई है, जैसे ही 2 लाख 1 रुपए होगा, ठीक है, 1 रुपए जैसे ही 2 लाख 1 रुपए होगा, अब कहाँ से कहाँ तक, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक अगर होता है आपके पास पैसा अगर है, तो आपको उन यानी कि जो इसके अंतर्गत है, यानी 2 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख, अब इसमें 3 लाख रुपए भी आ सकता है, 4 लाख रुपए भी आ सकता है, 5 लाख रुपए तक अगर आ गया तो आपको कितनी देना पड़ेगा राशि, अपने टोटल राशि का 10% आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 10% सरकार को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर आपके पास 5 लाख 1 रुपए, मतलब 5 लाख तक तो अगर है तो आप 10% देंगे, अगर जैसे ही 5 लाख 1 रुपए होता है से 10 लाख रुपए तक अगर आपके पास है, जैसे 5 लाख 1, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, अगर इसके अंतर्गत कोई भी राशि अगर आपके पास है, आपकी सकल आय है, तो उसमें क्या है आपको कितना देना पड़ेगा, 30,000 रुपये तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस का 20% और देना पड़ेगा, ठीक है।
तो जितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो आपको क्या होगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर इससे ऊपर राशि है 10,01,000 से लेकर इससे ऊपर कोई भी अगर राशि है आपके पास, हाँ 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए, तो आपको क्या करना होगा, 1,30,000 रुपये तो देना ही देना पड़ेगा टैक्स। उसके बाद जो है 30% और एक्स्ट्रा जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन जो है लेते हैं। अब क्वेश्चन पर जो है आपको सॉल्व ये चीज़ समझा करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम लिखेंगे अभी, और इसके लिए आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन जो है आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है और 13-14 के जो है वित्तीय वर्ष के हिसाब से ही क्वेश्चन लिया हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में पी की कुल वार्षिक आय, पी मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर नाम हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है हमारा 5,96,600 रुपये थी। वह भविष्य निधि खाते में, भविष्य निधि मतलब मान लेते हैं कि आप हैं और आपके लिए जो है जो भविष्य है, जैसे आप आज तक के लिए थोड़ी है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए है, जैसे आपका परिवार होगा, तो उसके लिए क्या है कि आप भविष्य में सोचते हैं कुछ पैसा और जो है जमा कर दें ताकि आने वाला समय में हम अच्छे तरीके से रह सकें। तो उसमें क्या है 15,000 रुपये प्रति माह जो है जमा करता था। तो हर महीने वो कितना जमा करता था, 15,000 रुपये प्रति माह जमा करता था भविष्य निधि खाते के लिए। यदि वह 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं था, 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया था उसने 15,000 रुपये वार्षिक अपने जीवन बीमा में। यहाँ पर क्वेश्चन और बढ़ाना होगा, यहाँ पर 15,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी में भी जमा करता है, जीवन बीमा पॉलिसी में भी जमा करता है, वार्षिक में जमा करता है। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक लिखना पड़ेगा। एक 15,000 रुपये वार्षिक मतलब एक साल में 15,000 रुपया और जमा करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब भविष्य निधि खाते में 15,000 रुपये प्रति माह जमा करता है और जीवन बीमा पॉलिसी में एक साल में 15,000 रुपये और जमा करता है। तो जो सरकार आपको दी है छूट कि आप जो जमा कर रहे हैं कोई भविष्य निधि खाते के लिए या कोई पॉलिसी आपकी है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लेता है सरकार। आगे कह रहा है कि 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं था, मतलब सरकार आपको बताई है कि देखिए यहाँ पर 2 लाख रुपए अगर है तो 2 लाख रुपए तक आपको कोई सरकार कर नहीं लेगी। अगर 2 लाख रुपए से 1 रुपये, अगर 2 लाख 1 रुपये अगर होता है तो आपको क्या होगा, 10% आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि 2 लाख से अधिक आय पर 10% की आयकर देय होगा। तो यहाँ पर देखिए 13-14 का है, तो मैंने बताया अभी 2 लाख 1 रुपये से अगर 5 लाख रुपए तक के अंदर है तो आपको 10% आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तथा आयकर में छूट सभी बचत का 100%। ठीक है, अगर आपका जो बचत है उसमें 100% जो है आपको छूट मिलेगा। अधिकतम सीमा कितनी होगी, 1 लाख रुपए हो तो उसके देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा है आपका। तो आपका देखिए सबसे पहले सकल आय कितनी है, यहाँ पर देखिए सकल आय का मतलब आपका टोटल आय कितना है। ठीक है, साल भर का जो आपका आय होता है वो कितना है टोटल। यहाँ पर देखिए लिखा है पी की वार्षिक आय, पी कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना होगा पी कोई व्यक्ति है। तो इसकी जो साल भर की जो हमारी आय है वो कितनी है, हमारी 5,96,600 रुपये है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, भविष्य निधि खाते में कितना जमा कर रहा है भाई, टोटल अब देखना होगा ना कहाँ गया पैसा टोटल। भविष्य निधि खाते में, भविष्य निधि खाते में जमा राशि, अब देखिए हर महीने वो 15,000 जमा कर रहा है। ठीक है, तो एक साल में कितना जमा करेगा, तो 15,000 × 12, क्योंकि एक साल में जो है 12 माह होते हैं,
तो इसका टोटल आप निकाल लेंगे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 पंचे 60 और 12 कम 12 छः 18, 12 छः 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, 1,80,000 रुपये जो है वह जमा कर रहा है 1 साल में। ठीक है, और जीवन बीमा पॉलिसी में कितना जमा कर रहा है? जीवन बीमा पॉलिसी में कितना जमा कर रहा है साल में? 15,000 रुपया जमा कर रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे कुल कितना बचत कर रहा है, टोटल कुल बचत कितना कर रहा है, कुल बचत। तो इसको हम जोड़ देंगे। देखिए, भविष्य निधि खाते में जो है और हमारा जो जीवन बीमा पॉलिसी में, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे टोटल। तो ये कितना हो जाएगा? 1,95,000 रुपया हमारा क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, ये टोटल जो है 1 साल में इतना बचत कर ले रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए तक और उसको छूट मिल रहा है। तो देखिएगा, पहले हमारा टोटल कितना था, सकल आय 5,96,600 में 1 लाख रुपए तो पहले हम घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये हमें छूट दे रहा है पहले से ही। देखिए, तो अभी हम इसको घटा देंगे और घटाने के बाद अभी हमको बताया था कि 2 लाख रुपए तक अगर आपके पास है तो उस पर कोई जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें 2 लाख रुपए और माइनस कर देंगे, 2 लाख रुपए और क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो देखिए, घटा करके देखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 4,96,600 हो जाएगा। और 4,96,600 में 2 लाख और घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2,96,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल घटाने के बाद इतना रुपया हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि जब ये इतना रुपया हो गया 2,96,600, तो देखिए कि 2 लाख तक तो था, तो तब तक तो उस पर कोई कर नहीं था। मगर जैसे ही 2 लाख 1 रुपये से ज़्यादा होगा तो कितना परसेंट देना पड़ेगा आपको, 10%। और ये कितने के अंतर्गत है, 2 लाख से 5 लाख के अंदर है। तो इसे 10% आपको सरकार को क्या करना होगा, कर देना होगा, टैक्स देना होगा। तो अब इसका जो है 2,96,600 का 10% आपको क्या होगा, सरकार को टैक्स देना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो जो है आपका आ जाएगा 29,600, 29,600 रुपये आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। 29,660 रुपये, 29,660 रुपये आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका आंसर आया। तो देखिए, आपके भी घर में ऐसा होता है, हर चीज़ अगर आप टैक्स देते हैं सरकार को, तो आप हर साल का जो है आपको वित्तीय वर्ष पता होना चाहिए। और उसके बाद आप जितना भी काम कर रहे हैं उसका टोटल करते जाइए, और आप भी जो है सरकार को कितना टैक्स देंगे वो आप निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, 1-2 क्वेश्चन और समझा देंगे, ताकि आपका ये टैक्सेशन से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है।